हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मेरा जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पर है। मैं यहाँ किसी बड़े इन्फ्लुएंसर या किसी सेलिब्रिटी या किसी फिल्म वेब सीरीज़ का मैं रिव्यू नहीं कर रही हूँ। आज मैं बात करूँगी, मेरे पास एक रैंडम वीडियो मुझे मिला जो कि मैं देख तो कोई और वीडियो रही थी, लेकिन स्मार्टफोन में क्या होता है कि गलती से आपका कहीं हाथ लग जाता है तो फिर दूसरी वीडियोस एकदम से ऑन हो जाती है। नॉर्मली जब हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो उसके नीचे रैंडम वीडियोस होती हैं जो मतलब एज अ लिस्ट हमें रिकमेंडेशन में आ रही होती हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा था कि मैं देख कुछ और रही थी, लेकिन अचानक से मेरा हाथ जो मेरी वीडियो चल रही थी उसकी नीचे वाली वीडियो पर क्लिक हो गया और उसमें एक वीडियो चल पड़ा जिसमें कोई राहुल कुमार सिंह हैं जो कि अपने डिवोर्स स्टोरी के बारे में बता रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा देखकर हैरान रह गई कि नॉर्मली मैंने अक्सर फीमेल्स की डिवोर्स स्टोरीज़ सुनी हैं। जो इन्फ्लुएंसर हैं, बड़ी बड़ी जो इन्फ्लुएंसर हैं, जब उनके डिवोर्स हो जाते हैं या कोई सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी व्लॉगर है, तो वो बैठ करके अपनी डिवोर्स की जस्टिफिकेशन या डिवोर्स की स्टोरी जो है वो शेयर करती है। तो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम ऐसा था कि मैं किसी मेल व्लॉगर की डिवोर्स स्टोरी सुन रही थी और इन्होंने बताया कि 6 साल की जद्दोजहद के बाद इन्हें अपनी पत्नी से तलाक मिला। तो इन्होंने एक तरीके से बहुत ही न्यूट्रल होकर बात करी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ खुद को विक्टिम दिखाया, ऐसा नहीं है। इन्होंने जहाँ अपनी गलतियाँ रहीं, इन्होंने अपना पक्ष भी रखा और अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट किया। नॉर्मली मैं फीमेल्स की जो स्टोरी सुनती हूँ उसमें ज़्यादातर वो एज अ विक्टिम्स मुझे दिखाई देती हैं। अब हो सकता है बिल्कुल वो विक्टिम्स हों, लेकिन यहाँ पर ये जो शख्स है इसने एक तरीके से खुद को विक्टिम बताया भी और ये भी बताया कि इससे भी कुछ चीज़ें, कुछ गलतियां हुई हैं अपनी मैरिज में जिसकी वजह से ये शादी नहीं चली और इसका खुद का ही डिसीजन था ये शादी तोड़ने का। इन्होंने अपनी वाइफ को बहुत सारे चांसेस दिए। एक्चुअली इनकी लव मैरिज थी और सब लोग ये कह रहे थे कि ये शादी मत करो, तुम दोनों रेड फ्लैग हो, या इनकी वाइफ इनके लिए रेड फ्लैग है। लेकिन इन्होंने नहीं सुनी, क्योंकि जब प्यार का बुखार चढ़ता है तो उसे शादी का टॉनिक दिए बगैर वो जाता नहीं है। क्योंकि शादी एक ऐसी फैंटेसी जैसे वर्ल्ड है ना, जैसे डिज्नीलैंड, एसल वर्ल्ड टाइप का जो ये एक लाला लैंड हम लोग विजुअलाइज करते हैं, तो शादी भी कुछ ऐसा ही लैंड है जो बड़ा ड्रीमी, बड़ा रोजी लैंड है। और हर कोई सोचता है कि यार एक बार तो इस लैंड में जाकर उतर कर तो देखना ही देखना है कि कैसा लगता है। और इसी चक्कर में अनमेच्योरिटी में हम लोग डिसीजंस ले लेते हैं। कभी कभी हमें कुदरत संकेत दे रही होती है कि भाई ये इंसान हमारे लिए सही नहीं है, पर वही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और कहते हैं ना, जो होना होता है वो होके रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो बहुत सारी थ्योरी को हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब अपना टाइम आता है, हम दूसरे को तो सलाह बहुत खुल खुल के बढ़ के देते हैं, लेकिन वो सिचुएशन जब हमारे साथ आती है तब हम भी अपने कानों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं कि नहीं, यही सही है हमारे लिए, हमें इससे मोहब्बत है तो है तो है, अब जो करना है कर लो, हम तो शादी करेंगे। तो इनका भी कुछ ऐसा ही था और शादी के बाद से ही इनके बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गए। ये कितनी बार सेपरेट हुए, फिर इन्होंने अपने आप को जो है वो कहा कि नहीं, हमें एक मौका देना चाहिए। और देते देते 6 साल बाद इन्होंने अपनी वाइफ को डिवोर्स उनसे मांगा। उन्होंने भी ना ना करते करते फिर एट लास्ट दे ही दिया। क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि उनकी वाइफ ने डिवोर्स इसी वजह से दिया क्योंकि सबसे बड़ा जो रीज़न था, जो कि एक बेनिफिट था कि भाई दोनों के लिए, कि बच्चे नहीं थे। क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना, तब इंसान जो होता है वो खुद भी
खुद को इमोशनल ब्लैकमेल करता है, अपने पार्टनर को भी करता है, प्लस जो समाज होता है ना वो कपल्स पर प्रेशर डालता है, जो कि सही भी है कि भाई तुम्हें तो ज़िंदगी में नया कोई हमसफ़र मिल जाएगा, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी क्या होगी, जो कि बात बिल्कुल सही है, जेन्युइन भी है। तो इस वजह से भी जो कपल्स तलाक लेने के लिए 10 बार सोचते हैं, लेकिन जो महिलाएं होती हैं वो बड़ी इजीली उनको लगता है कि चलो बच्चे हैं, पति जाए भाड़ में, हम बच्चे को संभालेंगे, हमें एलिमनी अच्छी खासी मिल जाएगी और हम वर्किंग हैं तो आज़ादी से जो है हम अपने बच्चों को अपने तरीके से पालेंगे और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से भी जिएंगे, जो हम नहीं कर पाए वो करेंगे। क्योंकि एक्चुअल में ना एक औरत को प्यार से ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो है औलाद और पैसा। ये शुरू शुरू के मेले ठेले होते हैं, प्यार मोहब्बत, ये एक इमोशनल सपोर्ट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट है। मैं मानती हूँ इमोशनल सपोर्ट की अपनी एक वैल्यू ज़रूर होती है, तो वो बच्चों से मिल जाती है, तभी तो औरतें बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा बावली हुई फिरती हैं, बच्चा बच्चा बच्चा। उनको ये रहता है कि चलो पति ना रहे भविष्य में ना सही, हमारा हुआ ना सही, लेकिन बच्चे मेरे रहेंगे क्योंकि उन्हें मैंने पैदा किया है, पाला है, संभाला है। तो कई औरतें जैसे उनके हस्बैंड उनको छोड़ देते हैं तो कहती है ठीक है मैं अपने बच्चों के सहारे रह लूँगी, और रही बात पैसा मिल जाएगा तो थोड़ा और सहारा हो जाएगा। तो ये औरत का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, औरत का जो पर्सपेक्टिव होता है, मैं उससे बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो इनकी वाइफ है वो पहले बिल्कुल तैयार नहीं थी, हालांकि उनकी ज़िंदगी में कोई और शख्स भी था, लेकिन नहीं चीज़ें हो पा रही थी। क्या होता है कई बार हमें अपनी मैरिज में एक वैरायटी लाने के लिए, एक फ्रेशनेस लाने के लिए भी हम लोग अफेयर चलाते हैं, क्योंकि अगर हम बाहर चलाएंगे तो उस अफेयर को ओवरकम करने के लिए, उस गिल्ट को ओवरकम करने के लिए हम अपने पार्टनर के साथ और भी अच्छे से बर्ताव करेंगे। मैंने इससे पहले भी एक बात करी थी एक फ़िल्म के बारे में, पति पत्नी और वो, जिसमें जो संजीव कुमार होता है उसका बाहर अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर अच्छा हो जाता है, अच्छा खासा हो जाता है, और उतना ही तवज्जो उसका अपनी पत्नी के साथ भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये गिल्ट होता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ बेवफाई कर रहा हूँ। तो उनको लगता है कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा तो शादी में और ज़्यादा रंग बिरंगे फूल जो मुरझा गए थे वो वापस से खिल जाएंगे। तो कुछ लोग इस वजह से भी जो हैं एक नहीं दो दो कश्तियों में पैर डाल के रखते हैं। बट ये सारी चीज़ें ना सब बेकार जाती हैं, क्योंकि ये एडवेंचर जो होते हैं ना रिलेशनशिप के मामले में, ये आपको शुरू शुरू में तो अच्छे लगते हैं पर बाद में जाकर ये आपके लिए फांसी के फंदे बन जाते हैं। और ख़ास तौर पे जब आपके पार्टनर को पता चलता है कि भाई आपके शौहर या वाइफ की ज़िंदगी में कोई और है, तो उसने मतलब अपना टाँका, अपनी टांग कहीं और अड़ा के रखी हुई है आपके अलावा, तो फिर क्या होता है कुछ पार्टनर्स ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो बात अलग है कि समाज की तरफ से, फैमिली की तरफ से प्रेशर आता है, स्पेशली औरतें तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं रो पिट के, उन पर समाज प्रेशर डाल देता है कि तुम अकेले कैसे जियोगे। एक्चुअली सारा जो बखेड़ा है ना वो अकेले जीने से जो इंसान का डर है ना, वही उससे इस तरह के फैसले करवाता है। और इस वीडियो में भी इस इंसान ने यही बात कही है कि लोगों को अकेले रहने से इतना डर लगता है, इसी वजह से वो इतना घुटते रहते हैं, सफ़र करते रहते हैं कि भाई अगर ये चला गया तो फिर हमारा क्या होगा, फिर कोई और आएगा, उसके साथ हमारी कैसी रहेगी, क्या रहेगी, फिर से सब कुछ वापस से शुरू करो। क्योंकि कुछ लोग इतने नहीं रह सकते कि भाई एक शादी टूटी तो दूसरी शादी खटाखट कर ली। अब कुछ लोग कर भी लेते हैं, आजकल तो कर ही लेते हैं, क्या मर्द क्या औरत सब कर ही रहे हैं, मतलब उतनी ही फुल
एनर्जी के साथ, और वैसे ही जैसे कि मानो उनका कोई अतीत पास्ट कभी था ही नहीं, चाहे वो कितने इन्फ्लुएंसर क्यों ना हो, चाहे उन्होंने अपने पहली शादी की भी जो है ससुराल वालों को व्लॉग्स में दिखाया हो, उनके साथ इतने अच्छे खेले खाए रिश्ते भी दिखाए हों, और अब वो जो हैं अब वो अपने सेकंड हस्बैंड के साथ भी बड़े अच्छे से दिखा रहे हैं कि भाई घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हनीमून मना रहे हैं। मतलब कि मैं देखती हूँ कभी कभी इंसान क्या सोचता है कि भाई एक ही ज़िंदगी में 2 बार हनीमून, दो दो अलग पतियों के साथ, अलग पत्नियों के साथ, कुछ कुछ तो 3-3 बार जब शादी करते हैं, मतलब तलाक लेने के बाद, तो मैं देखती हूँ कि भाई क्या ज़िंदगी है। तो खैर जो भी है, उन्होंने वो सारी बातें बताई। तो यही जो अकेलापन है ना, इसका जो डर है वही इंसान को ना चैन से जीने देता है, ना सोचना, ना अच्छे से आपको कुछ सोचने देता है, ना एक तरीके से आपको मैं कहूँ तो ज़िंदगी को समझने की जो हम लोग वो करते हैं ना, हमें टाइम तो दो ज़िंदगी को समझने का, लेकिन ज़िंदगी को समझने से पहले लगता है कि भाई पहले खुद को सेटल कर लो, तुम्हें अभी तो अच्छा लग रहा है, अभी तो तुम यंग हो, लेकिन जैसे ही तुम बूढ़े हो जाओगे फिर क्या करोगे। और इस इंसान ने भी यही बात बोली है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि मैंने इसको कुछ 1-2 दिन पहले देखा है, तो अब मैं थोड़ा सा, मेरे को याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली इसने क्या क्या कहा है, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने से पहले दोबारा से इसका वीडियो देखा नहीं है। तो कुछ जहाँ तक मुझे याद है इसने भी यही बात कही कि लोग जो हैं बोलते हैं कि अभी तो तुम यंग हो, और मैंने भी ऐसा देखा है कि लोग कहते हैं कि भाई तुम जवान हो ना, अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा है। देखिए आज की तारीख में ना जवानों को बहुत कुछ पता चल रहा है, जो शायद हम लोग जो अब एक एज में आके समझ रहे हैं ना, वो अब जवान यंग एज में ही समझ रहे हैं। हमें कुछ चीज़ों को समझने में, एक्सेप्ट करने में इतना वक्त लग गया, अपनी आधी से ज़्यादा उम्र हमने निकाल दी, लेकिन आज की जो जनरेशन है उसको पता है। वो बात अलग है कि सोशल मीडिया के चक्कर में आके, इन्फ्लुएंस में आके थोड़े से लोग बहक रहे हैं कि भाई चलो शादी करते हैं, हमारी भी लाइफ अच्छी हो जाएगी, गुडी गुडी पार्टनर हो जाएगा। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे जो कपल साथ में इतना वक्त बर्दाश्त कैसे करते हैं, मैं तो वही सोचती हूँ। क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे रील्स बनाते हो तो रील्स को शूट करने के लिए भी अच्छा खासा वक्त लगता है, और ऐसे में हस्बैंड वाइफ को तो भाई मैं तो कभी नहीं चाहती कि हस्बैंड वाइफ ज़रूरत से ज़्यादा एक दूसरे के साथ समय बिताएं, वरना वो एक दूसरे से ही क्लॉस्ट्रोफोबिक होने लगते हैं। और बात भी सही है, कोई भी रिश्ता जितना दूर होता है ना उतना ही खूबसूरत लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो रिश्ता करीब आता जाता है वो उतना ही बदसूरत लगने लगता है। तो यहाँ पर इन जनाब ने जो है अपनी सारी व्यथा बताई है, और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बताई है, और अपनी गलतियों को भी खुलकर एक्सेप्ट किया है। तो मुझे जेन्युइन लगा। अब ठीक है, देखो मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान यूट्यूब पर बहुत जेन्युइन होता है, ठीक है, हम अपने अंदाजे से, एक जजमेंट से उसको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि ये फेक है, ये जेन्युइन है। लेकिन मुझे लगा, क्योंकि थोड़ा मेरे लिए ये देखना थोड़ा अलग था, किसी आदमी की एक डिवोर्स स्टोरी, क्योंकि जो आदमी होते हैं, मर्द होते हैं, वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, वो अंदर ही अंदर रखते हैं। और किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि ज़्यादातर जो ये हार्ट के इश्यूज होते हैं ये मर्दों को ही होते हैं, क्योंकि मर्द लोग अपनी इमोशंस को नहीं दूसरों से शेयर कर पाते, क्योंकि एक बोझ आदमी पर डाल रखा है कि मर्द को दर्द नहीं होता। लेकिन सच कहूँ तो मर्द को सबसे ज़्यादा दर्द होता है, सबसे ज़्यादा मर्द जो है वो दर्द में रहता है, क्योंकि उसे इसी बात का दर्द रहता है कि वो अपनी बात करे तो करे किससे। ज़रा सा भी इमोशन दिखाने जाएगा तो लोग कह देंगे अरे तुम औरत होकर, तुम औरत थोड़ी ना हो जो ऐसे रो रहे हो। लेकिन सच बताऊं तो औरतें भले ही रोती हुई, बिलखती हुई दिखाई ज़रूर देती हैं, पर औरतें बड़ी होशियार होती हैं और बहुत स्ट्रांग होती हैं। वो रो रो कर अपने सारे काम कर लेती हैं, करवा लेती हैं। मर्द बाहर से सख्त लगते हैं लेकिन अंदर से एकदम मुलायम होते हैं। मैंने देखा है
बहुत ज़्यादा जो मर्द हैं, आपने देखा होगा, उनको एक ज़ुकाम भी हल्का सा हो जाता है ना, तो बिस्तर पर कंबल ओढ़ के लेट जाते हैं। और वहीं औरत को ज़ुकाम खांसी होगा, कमर में दर्द होगा, तो भी उठ उठ के जाएगी, खाना बनाएगी, झाड़ू पोंछे लगाएगी, बेल्ट बांध के कमर पे मेहमान आएंगे तो उनको खाने भी खिलाएगी, सब कुछ कर जाएगी। वो रोती भी जाएगी, हाय दर्द है, हाय दर्द है, और काम सारे कर लेगी। लेकिन मर्द जो हैं, वो जैसे ही उनको एक ज़ुकाम होता है तो ऐसे चादर ओढ़ के लेट जाते हैं, अरे ज़ुकाम हो गया, अरे मेरे को नींद आ रही है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर देखेंगे कि कौन कौन मेरी तीमानदारी के लिए आ रहा है, कौन कौन मुझसे कितनी बार हाल पूछ रहा है। इधर जो औरतें होती हैं, उनको ज़ुकाम खांसी कुछ भी हो तो उनसे 1 से 2 बार बात कर लो, उनका हाल पूछ लो तो इरिटेट हो जाती हैं। अरे भाई, मैं काम कर रही हूँ, मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगी कि मैं अपने काम निपटाऊंगी, मुझे बच्चों को देखना है, घर को देखना है, मेरे को काम करवाना है हेल्पर से। तो ये एक बात होती है। और जो औरतें ऑफिस जाती हैं तो वो तो सारे काम अपने करती ही हैं। मैंने तो कई ऐसी वर्किंग वुमेन्स देखी हैं जो प्रेगनेंसी में 9 9 मंथ्स तक काम करती हैं, वो जाती हैं खुद से। विदेश में तो जो जितनी इंडियन वुमेन्स की अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पर तो इतनी सुख सुविधाएं होती नहीं है हेल्पर्स की, तो वो प्रेगनेंसी में भी घर के काम कर रही होती हैं, ऑफिस भी जा रही होती हैं। तो आप देखिए कि एक जीव को उन्होंने अपने गर्भ में कैरी किया होता है, और उसके बाद वो एक नॉर्मल लाइफ भी लीड कर रही होती हैं। और इधर मर्द को ज़रा सी खांसी आ जाती है तो वो डर जाता है, अरे खांसी इतने दिन हो गए ठीक क्यों नहीं हो रही, तो मेरे को गर्म पानी दो, मुझे ये दो। औरत खांस खांस के भी जो है कैसे भी करके मैनेज कर लेती है। तो ये एक बहुत बड़ा मुकालता है जो समाज को है कि भाई औरतें कमज़ोर होती हैं। नहीं नहीं, औरतें बनती कमज़ोर हैं लेकिन होती बड़ी वो स्ट्रांग है। और मर्द उल्टा है बिल्कुल, वो बनते स्ट्रांग है पर अंदर से काफ़ी नरम मिजाज के होते हैं। तो ये बात होती है। तो यहाँ पर एक आदमी की डिवोर्स स्टोरी सुनना, ये मेरे लिए बहुत अलग सी बात थी। और इन्होंने कहा है कि भाई अब मेरी एक अच्छी खासी एज हो गई है, मैं लेट 30s में हूँ, अगर मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की आएगी तो आएगी, नहीं तो मैं अकेले भी खुश हूँ। दोस्तों से मिलिए जुलिए, अपनी एक सोशल लाइफ बनाइए और एनिमल लवर बनिए। जो भी इनकी लाइफ में जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया वो उसी के साथ जो है हमसे अपनी बात शेयर कर रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा ये एक अच्छा लगा कि भाई अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम जो हैं सभी की बात सुन सकते हैं। अब सच्ची लगे हमें, झूठी लगे, वो एक अलग बात है, वो एक अलग जजमेंट है। तो यहाँ पर मैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स की भी मैंने डिवोर्स स्टोरी सुनी कि हम डिप्रेशन में हैं, ये हैं, लेकिन यहाँ पर ये इतने दुखी ज़रूर थे। इन्होंने बताया कि जब इनका डिवोर्स हुआ तो दोनों इमोशनल हो गए, फिर ये डिवोर्स के बाद जो है खाना खाने भी गए इन्होंने, तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब भी लगा। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमने एक दूसरे को गुड बाय कह दिया और अब मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रहा हूँ। तो जैसे मुझे थोड़ी टाइम के लिए सेलिब्रिटीज़ की याद आ गई, वो भी डिवोर्स के बाद ऐसे ही साथ में घूमते फिरते हैं। तो ये एक चीज़ मैंने देखी कि भाई जो सेलिब्रिटीज़ की लाइफ का कितना गहरा इन्फ्लुएंस जो है वो नॉर्मल लोगों पर भी पड़ने लगा है। ये लोग भी तलाक के बाद जो हैं लंच के लिए बाहर जा रहे हैं। तो खैर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। नॉर्मली औरतें जब डिवोर्स की स्टोरी सुनाती हैं बड़ी भावुक हो जाती हैं, बड़ी ये हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि थोड़ा सा मुझे इनका जो एटीट्यूड है वो स्ट्रॉन्ग लगा, प्रैक्टिकल लगा। और इन्होंने काफ़ी सफ़र किया और इमोशनल अब्यूज़ इनकी मैरिज रही है। जो इमोशनल अब्यूज़ होता है ना, वो औरतों की तरफ से भी होता है, मर्दों की तरफ से तो होता ही होता है। औरतें भी अपने हस्बैंड्स को इमोशनली अब्यूज़ करती हैं, उनको जो है अपनी बात रखने का मौका नहीं देती हैं, और उनकी छोटी से छोटी बातों को भी दूसरों से डिस्कस करके उनका कॉन्फिडेंस तोड़ने लगती हैं, उन पर हावी होने की कोशिश करती हैं। तो ये भी मैंने चीज़ें देखी हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो ये भी है कि भाई औरत खुद अपनी माँ को दबते हुए उसने देखा होता है, तो वो सोचती है कि मैं अब अपने पति को छोटी छोटी बातों पर डोमिनेट करूँगी।
तो इसी वजह से जो है वो कैसे भी करके अपने हस्बैंड को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है, एक तरीके से उसको खा जाना चाहती है, उसको हर तरीके से किसी लायक भी नहीं छोड़ना चाहती कि वो उसके आगे कोई ज़बान चलाए। वो दिन कहे तो वो दिन बोले, वो रात कहे तो पति रात बोले, पत्नी कहे तो हाँ, पत्नी कहे तो ना। जो भी करूँगा वो तेरे इशारे पे करूँगा। वो कहते ना, जो तुमको हो पसंद वो बात हम करेंगे, तो तुम दिन को दिन तो रात को रात कहेंगे। तो ये बात कई मैंने वाइफ्स का ये डोमिनेटिंग एटीट्यूड देखा है। कपड़े वगैरह तो बहुत दूर की बात है। कुछ औरतें तो ये भी चाहती हैं कि भाई सांस भी हमारा पति हमारी मर्जी से ले और बाथरूम भी हमारी मर्जी से जाए और बिल्कुल मतलब हम पर हमसे ही चिपका रहे, उसकी कोई ज़िंदगी ना हो। जैसे कई हस्बैंड्स वाइफ्स के लिए ऐसा करते हैं, औरतें भी ऐसा करती हैं। हम जो उनको कपड़े उनके लिए निकाल के दें वो पहने, टोटली मतलब अपने अंडर अपने पति को करना, अपने पति को कोई डिसीजन ना लेने देना। तो ये बात होती है। यहाँ तक कि उनकी शॉपिंग भी, कपड़ों की भी बीवियाँ करती हैं। तो ये चीज़ें ठीक है, अब कई वाइफ्स को अच्छा लगता है, अब ये अच्छा लगता है, कई हस्बैंड्स होने देते हैं चलो। लेकिन क्या होता है कि कुछ वक्त तक तो ये चल जाता है, लेकिन जब धीरे धीरे हर इंसान सोचता है कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, तो वो भी एक बात होती है। और कभी कभी क्या होता है कि जब जिस पार्टनर की आप इतनी बातें सुनते हो, जब आपको पता चले कि वही पार्टनर आपका वफादार नहीं है, तो फिर सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो हर कपल की अपनी जर्नी होती है, अपनी स्ट्रगल होती है। किसी के साथ अपनी ज़िंदगी का मेल बिठाना ये कोई आसान बात नहीं है। लव एक तरीके से आपसे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस मांगता है। इमोशनल सपोर्ट, जो चीज़ आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा, जिससे भी आप इम्पोर्टेंस देंगे, जिस भी चीज़ को, वो आपसे रिपेमेंट मांगेगी ही मांगेगी। चाहे गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हों। तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है। लेकिन ये इशू आगे जाकर कितना रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं पता। लेकिन सच तो ये है कि अब शादियां वाकई एक बहुत ही स्ट्रेस बन गई हैं। और जब डिवोर्स होता है तो कहीं ना कहीं रिलैक्स तो होता ही होता है। ठीक है, हम इमोशनली दुखी होते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्ट्रेस भी हमारी लाइफ से जाता है। पहले होता था पार्टनर की डेथ हो गई तो हस्बैंड वाइफ बिल्कुल सदमे में चले जाते थे, लेकिन अब क्या है, कुछ टाइम के लिए दुखी होते हैं, फिर बाद में कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं यार, अब हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएं। वरना बीवी होती तो वो हमें कहती यहाँ चलो, वहाँ चलो, इधर घूमो, उधर घूमो, ऐसे करो। हस्बैंड होता तो वो कहता कि इस पार्टी में चल, उस पार्टी में चल। अब हमारी मर्ज़ी है, हमें अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना है, क्या करना है, ट्रैवल करना है, जो भी करना है। ये होता है पार्टनर स्ट्रेस, आपको बहुत होता है, जो आपको रियलाइज़ तभी होता है जब पार्टनर आपका आपके साथ होता है। क्योंकि ठीक है, पार्टनर के बेनिफिट होते हैं, लेकिन वैसे नहीं होते जैसे पहले होते थे। तो ये भी एक रीज़न है, क्योंकि अब क्या, लोग प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। सब लोग अपने दिमाग में जो है यही बात रख रहे हैं कि ठीक है भाई, चलेगी शादी तो चलेगी, नहीं तो तोड़ देंगे, दूसरी कर देंगे। उसने भी तो दूसरी शादी की, इसने भी तो की। तो बस देखा देखी, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें नहीं पता चलता। और अब तो खैर डिवोर्स की तो बाढ़ ही आ गई है। आए दिन किसी न किसी सेलिब्रिटी का भी डिवोर्स होता है। जय और माही ने फाइनली 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 कंफर्म कर ही दिया कि भाई हाँ, हम अब अलग हो चुके हैं। भाई इतना नाटक, इतना तांडव क्यों किया? भाई साफ साफ कह देते, वो तो पता चल ही रहा था। इनको क्या लगता है पब्लिक मूर्ख है? ये एक सुरसुरी छोड़ते हैं और फिर खुद नाटक करते हैं, अरे आपने कैसे किया, आप सुरसुरी छोड़ रहे हो, पब्लिक डर रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, अरे 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 बम फट गया, अरे ये हो गया, अरे ये पटाखा जला दिया। तो लोग तो बोलेंगे ना, तो मत छोड़ो ना सुरसुरी।
आप खुद ही इस तरह की न्यूज़ेस थोड़ी सी लीक करवाते हो पब्लिक का वो जानने के लिए, ओपिनियन जानने के लिए कि पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है। और जब पब्लिक भड़कती है या क्रिटिसाइज़ करती है तो फिर पब्लिक को ही जो है सुनाने के लिए ये लोग आ जाते हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक क्रिएटर हैं जो खुद ही अपने डिवोर्स की बात को बड़े ही तरीके से, शांत तरीके से बता रहे हैं। अच्छा, इस क्रिएटर की, इस जो व्लॉगर हैं, मैंने इनके और भी वीडियोस तो नहीं देखे, पर टाइटल से मैंने देखा कि भाई काफ़ी, मतलब मुझे इनकी बातें सही लगी कि आप किसी को अपने से ज़बरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते। तो मुझे इनका जो चैनल है थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। हालांकि मैंने वीडियोस नहीं देखे हैं इनके इनके ज़्यादातर वीडियोस मतलब व्लॉगिंग वाले नहीं हैं, मतलब टॉकिंग वाले हैं, यानी कि ये बैठ कर अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा मुझे कॉन्सेप्ट लगता है, जहाँ पर आप बैठकर अपनी फेस टू फेस पब्लिक को अपना चेहरा दिखाकर अपनी मन की कोई बात, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू, थॉट आप शेयर करते हो। अब हमारे जैसे लोग तो अपनी शक्ल दिखाए बगैर अपना यूज़ करते हैं। सबकी अपनी चॉइस होती है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आपका कंफर्ट है कि आपको अपना चेहरा दिखाना है या चेहरा छुपाना है। तो आई रियली विश हिम गुड लक। और मुझे अच्छा लगा कि एक लड़के की डिवोर्स स्टोरी मैंने कभी सुनी नहीं थी, तो एकदम से जब ये डिवोर्स स्टोरी शुरू हो गई वीडियो पे, तो मैंने इसको, मैं चाहकर भी बंद नहीं कर पाई। हालांकि मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन मुझे इनकी जर्नी सुनी, जिस तरह से मैंने इनका बॉडी लैंग्वेज देखा, दुखी थे ये, अफसोस था इनको। दुखी तो इतने नहीं थे, लेकिन मुझे अफसोस में ये थोड़े ज़्यादा लगे कि यार क्या होता है ना कि इनका डिवोर्स, वही वाली बात है कि कितने चांसेस दे देकर ना कभी कभी रिलेशन और ख़राब हो जाता है। कभी कभी चांस ना देना फ़ायदेमंद रहता है, और कभी कभी चांस देना भी फ़ायदेमंद रहता है। ये तो अपनी अपनी एक डेस्टिनी है। मैं ये नहीं कह सकती कि चांस नहीं देना चाहिए या चांस देना चाहिए। वो तो जो जैसे आपके मन में जो बात आती है, जैसे आपका दिल चाहता है, जैसे कि आपको फील होता है, आप उस अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लेते हैं। जैसे कि मैंने देखा है कि कुछ लोग तो सेकंड चांस भी नहीं देते, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी भी लगती है। लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सुनूं तो नहीं यार, एक चांस तो देना चाहिए। अब वो चांस पे जब डांस शुरू हो जाता है ना, बड़े ज़ोर ज़ोर का, दगड़ दगड़, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि देखिए, हमारे हिंदुस्तान में अभी भी रिश्ते टूटने के लिए नहीं जोड़े जाते, बल्कि जन्म जन्म के लिए, जन्म जन्म तक, जन्म जन्मांतर तक जुड़ने के लिए जोड़े जाते हैं। तो और शादी जैसा जो बंधन होता है उसको लोग नहीं तोड़ते इतनी आसानी से। हाँ, लेकिन इनके बच्चे नहीं थे, तो ये इनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट था। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से इनकी जो टॉक्सिक मैरिज से जो इनका जो एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण था वो भी ख़त्म ही हो गया था, तो जो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि एक मैरिज में एक अट्रैक्शन काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, और वो अट्रैक्शन तभी बढ़ता है जब आपके दिल में एक दूसरे के लिए इज़्ज़त हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट होंगे। जितना आप इमोशनली कनेक्ट होंगे किसी इंसान के साथ, आप फिर उसके करीब जाने को, फिर ऑटोमेटिकली आपका रिलेशनशिप खूबसूरत बनेगा। अगर आप सोचिए, हमारे यहाँ पर ये बोला जाता है कि भाई लड़का लड़की एक कमरे में हैं तो बस फिर हंगामा तो होगा ही होगा ना। ऐसा नहीं होता। जब तक दो लोगों में, वो तो एक जानवर वाली बात हो गई ना, लेकिन जब तक दो लोगों में एक इमोशनल बॉन्डिंग, रिस्पेक्ट, एक दूसरे की बात सुनने के लिए पेशेंस, जेंटल एटीट्यूड आप नहीं दिखाओगे, तब तक वो रिश्ता फिर खूबसूरती से नहीं निकलेगा। और इन्होंने खुद भी कहा कि भाई बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए डिसरिस्पेक्ट हम बढ़ गई थी, रिस्पेक्ट तो ख़त्म ही हो गई थी। जो ये हैं व्लॉगर हैं, तो इन्होंने अपनी जो मैरिज बताई, स्टोरी बताई शॉर्ट में, और फिर उसके बाद डिवोर्स स्टोरी, दोनों को कंबाइन करके इन्होंने बताया। तो ये बात तो है कि जब रोज़ रोज़ के झगड़े होंगे और इतने गंदे लेवल पर होंगे, गाली गलौच वाले होंगे, तो फिर कहाँ से आपका मन होगा एक दूसरे के साथ अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करने का। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। इसीलिए हस्बैंड वाइफ को थोड़ा सा
एक दूसरे के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। थोड़ा अच्छे से ड्रेसअप होना, थोड़ा सा डिसेंटली बिहेव करना, एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुल एक्ट करना, जिससे इनका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ अच्छा ग्रो करे और भी ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक आए। लेकिन वही बात है कि जब इतना ज़्यादा मतलब इतनी टॉक्सिसिटी रिलेशनशिप में आ जाएगी तो फिर आप एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करोगे। जब तक विचार भेद होते हैं, मतभेद होते हैं, रिश्ते चल जाते हैं, लेकिन जब मन भेद हो जाते हैं यानी कि मन टूट जाते हैं, तब एक दूसरे के साथ नहीं रहा जा सकता। तो इन्होंने भी स्टैंड लिया, इन्होंने अपनी वाइफ को कन्विंस किया कि अब ये ख़त्म करते हैं और एक डिसेंट एलिमनी इन्होंने पे करी। बच्चे नहीं थे, इनकी वाइफ वर्किंग थी, बट फिर भी इन्होंने कहा कि चलो यार मेरी तरफ से, क्योंकि इनको भी पता है कि हाँ गलतियाँ मेरी तरफ से भी हुई हैं, तो इसको एक वो देकर इसको एक चैप्टर को क्लोज़ किया। तो ये इनकी डिवोर्स स्टोरी थी जो मुझे अच्छी लगी और मुझे थोड़ा डिफरेंट ये लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। कोई बहुत बड़ा ये कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि इनकी लाइफ में भी अच्छा हो और इनको एक पीसफुल सेफ लाइफ मिले। ये शादी करें ना करें वो मेरा मैटर नहीं है या मेरा कंसर्न नहीं है, लेकिन हाँ इनकी हेल्थ अच्छी रहे और ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। और इसीलिए मुझे इनका ये थोड़ा सा, क्योंकि मैंने भी अपने आसपास जो है चीज़ें ऐसी देखी हैं, डिवोर्सेस देखे हैं ख़राब, और मेल्स को भी काफ़ी ज़्यादा मैंने टॉर्चर होते हुए देखा है। तो मैं इसीलिए समझ सकती हूँ और मैं रिलेट कर पाई हूँ, और जिस चीज़ को मैं रिलेट कर पाती हूँ मैं उसी के बारे में आगे बढ़कर बात कर पाती हूँ। ये मेरा रीज़न था। और जय माही का भी अब डिवोर्स कंफर्म हो ही गया है। अब मैं इस पे क्या वीडियो बनाऊँ और क्या बोलूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी कह चुकी थी कि मुझे पूरा डाउट है, मुझे पूरा कंफर्म है कि भाई ये लोग अब साथ में नहीं हैं। ठीक है, जो भी रीज़न रहा मैं किसी को जज नहीं करूँगी, और ठीक है अब बच्चे हैं इनके, ठीक है उनको एक अच्छी परवरिश मिल जाएगी, कुछ वक्त फादर के साथ, कुछ वक्त मदर के साथ, तो ठीक है। बाकी ये ज़्यादा समझदार हैं, हम इतने समझदार तो हैं नहीं। यही सेलिब्रिटी हमसे ज़्यादा समझदार हैं। नो मैटर हम इनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, इनसे ज़्यादा फटके खाते हैं किस्मत के, लेकिन उसके बावजूद भी भाई सेलिब्रिटीज़ हमसे ज़्यादा ही समझदार हैं। आई थिंक मैं कहूँगी इनकी पीआर टीम तो उससे भी ज़्यादा इनसे समझदार है। अब आप समझदार हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, और एक ऐसे ही मेरा मन था तो मैंने बना दिया। तो मैंने सोचा कि मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से कुछ और भी ऐसे क्रिएटर हैं जो अपनी निजी ज़िंदगी को यूट्यूब पे रखते हैं, तो उनको थोड़ा सा वो तवज्जो मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए एक फेमस आदमी के बारे में बात करना तो मतलब हम लोग करते ही हैं, फेमस लोगों को क्रिटिसाइज़ हम करते ही हैं, लेकिन एक ऐसे इंसान को सपोर्ट जिसको कोई भी नहीं जानता है ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो वाकई जेन्युइन हैं, और ये लोग अपनी एक्सपीरियंस को हम तक यूज़ करके हमें जागरूक करने की कोशिश करते हैं, हमें जागृति देते हैं, हमें सीख देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि हर किसी को एक बार तो इनकी वीडियो देखनी चाहिए, ख़ास तौर पे जो इनका डिवोर्स वाला वीडियो है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर चाहें तो देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो नहीं। और कोई लड़का है तो उसे भी देखना चाहिए। मैं यहाँ पर डिवोर्स को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ उन इमोशंस को प्रमोट कर रही हूँ जो बाहर ठीक से निकल ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे लड़के डिप्रेशन में चले जाते हैं इसी वजह से कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं चाहते कि भाई लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। बहुत सारे लड़के हैं जो बहुत कुछ फेस करते हैं लेकिन किसी से बोल नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, अब कई लोग कहेंगे कि भाई हम अपने घर की नेगेटिविटी देखें या इनकी सुने। देखिए चॉइस आपका है, मैंने तो एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, एक अपना ओपिनियन रखा। अब किसी बड़े व्लॉगर जब कुछ बोलता है तो सब कान लगा के सुनते हैं, सब दुआएं देते हैं, सब ये करते हैं, लेकिन
कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत बड़े लोग नहीं हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बहुत ही जेन्युइन चीज़ें हैं और बहुत जेन्युइन तरीके से वो दुखी हैं। तो एटलीस्ट उनके लिए दुआ करना, उनके लिए बात करना तो बनता है। ये बड़े बड़े लोग हैं जो खुद इतने कांड करके बैठे हैं, लेकिन कैमरा ऑन करके ये लोग संत बन जाते हैं। इनकी पीआर टीम जो जो इनको बोलने को कहती है वैसी वैसी मैनिपुलेटिंग बातें करके ये लोग लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। लेकिन ऐसे जेन्युइन सच्चे लोग जो कोई पीआर वगैरह हायर नहीं करते, जो एक जेन्युइन पब्लिक से एक ओपिनियन, एक इंसिडेंस शेयर करना चाहते हैं, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो उसको क्यों ना लोग देखें, डेफिनेटली देखना चाहिए। तो बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। और मुझे नहीं पता कि मैं इस वीडियो को कब अपलोड करूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस शख्स को जो है लोग देखें, इसकी स्टोरी से सीखें, चाहे मर्द हों चाहे औरतें हों, कि भाई डिवोर्स जितना पेनफुल एक औरत के लिए होता है उतना ही पेनफुल एक मर्द के लिए भी होता है। देखो, मर्द भी बहुत कुछ उनकी भी बहुत सारी इच्छाएं, तमन्नाएं, हसरतें होती हैं, वो भी तो इंसान होते हैं। ठीक है, औरतों का थोड़ा ज़्यादा बोला जाता है कि वो एक दूसरे घर से आती हैं और किसी और के घर को अपना बनाती हैं, जो बात बिल्कुल सही है। लेकिन मर्द भी जो एक औरत को अपने घर में, अपने कमरे में, अपने बिस्तर में, अपनी अलमारी में, अपने हर एक रिश्ते में एक औरत को जो है उसको लेकर आता है, अपने से ज़्यादा उसको इज़्ज़त दिलवाता है, उसको जगह दिलवाता है, जो जेन्युइन हस्बैंड होता है कि भाई अब तू मेरे घर आ गई है, अब तू एक तरीके से अब ये सब कुछ तेरा ही है। जो एक जेन्युइन हस्बैंड होता है कि अब ये मेरा घर नहीं है, अब ये तेरा घर है। तो ये बातें होती हैं। और एक मर्द जो होता है जब वो शादी करता है, तो एक मर्द भी अपने पुराने रिश्तों को, उसको भी कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है। अपनी माँ, अपनी बहन, अपने पिता, अपने भाई, इन सब को थोड़ा सा अलग करना पड़ता है। और अपने फर्स्ट जो सर्कल में, जब एक लड़का अनमैरिड होता है तो उसके फर्स्ट सर्कल में उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन आते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है, वो उस सर्कल में सबको साइड में करके सबसे पहले बीवी को ले आता है। अगर भाई और को कोई इशू हो भाभी के साथ में, तो एक लड़का किसकी साइड लेगा? भाई की साइड लेगा या बीवी की साइड लेगा? कौन आता है उसके पहले सर्कल में? बीवी आती है ना। तो बीवी हर चीज़ टेक ओवर कर लेती है। तो ऐसा नहीं है कि लड़कों का कुछ नहीं जाता, लड़कों के भी दोस्त वगैरह सब छूटते हैं। लड़के भी अपने सारे इमोशंस को, उनको भी साइड में रखना पड़ता है, क्योंकि जो कई बीवियां होती हैं जो पति के दोस्तों से छुड़वा देती हैं कि तुम क्यों दोस्तों से मिलते हो। कई इतनी डोमिनेटिंग किस्म की होती हैं कि तुम बस मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करो। ये भी होता है, कई बीवियां ऐसे भी कंट्रोलिंग होती हैं। तो लड़के भी सफ़र करते हैं, बट वो वाली बात है कि हाँ, कुछ पॉइंट में लड़कियां ज़्यादा करती हैं, लेकिन आजकल लड़के भी सफ़र करते हैं। वो वाला ज़माना नहीं रहा कि भाई मर्द जो है वो करता हुआ आएगा और बीवी जो है सर पे घूंघट डाल के उसकी सारी बातें सुन लेंगी। अब बिल्कुल मामला विपरीत हो गया है। तो ऐसे में लड़के भी बहुत कुछ सफ़र करते हैं और ना चाहते हुए भी अपने इमोशंस को जो है वो बयान नहीं कर पाते। अच्छा, आप एक बात बताइए, कोई लड़की शादी नहीं करती, उसको कोई ये नहीं कहता कि तू लेज़बियन है इसलिए तू शादी नहीं कर रही। लेकिन कोई लड़का अगर शादी नहीं कर रहा है या शादी नहीं हो पा रही है, वो अपनी एज उसकी थोड़ी 30 से ऊपर की हो गई है, तो उसको पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। तेरे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तू लड़का ही है ना। ऐसे सवाल करके उसको हैरेस किया जाता है। लड़कियों को अभी कोई नहीं करता। लड़कियां शादी ना करें तो इट्स हर चॉइस, लेकिन जब एक लड़का शादी ना करे तो भैया इस लड़के के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, ये तो मऊआ है, मऊआ, ऐसे भी बोल देते हैं। तो ये आप समझ रहे हैं, लड़कों को भी बहुत ज़्यादा जज किया जाता है और लड़कियों से ज़्यादा अब लड़कों को जज किया जाता है। लेकिन हम लोग दिखाते हैं कि नहीं भाई लड़कियों को जज किया जाता है, लेकिन मैंने देखा है कि लड़के भी बहुत जज होते हैं और लड़के ही दूसरे लड़कों को ताने मार रहे होते हैं। अच्छा, तू तू कहीं वो तो नहीं, तू कहीं उस राह का मुसाफिर तो नहीं, तो इसलिए तू शादी नहीं कर रहा। अभी एक लड़की अगर शादी
नहीं कर रही है तो दूसरी लड़की कहेगी हाँ भाई क्या ज़रूरत है शादी करने की, हमने कौन सा शादी करके झंडे गाड़ लिए। लेकिन जो लड़के होंगे वो दूसरे अनमैरिड जो शादीशुदा लड़के होंगे वो अनमैरिड लड़कों को तो पता नहीं ऐसे देखेंगे, अरे तू शादी नहीं की, अरे करना, तेरे भी बच्चे हो जाएंगे, मेरे भी हैं, हम लोग मिलेंगे, हमारी बीवियाँ ही मिलेंगी। मतलब लिटरली क्या बोलें। तो ये भी मैंने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस अपने आसपास की हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को लगेगा कि आज डेप्थ क्वीन जो है पुरुषों के लिए बात कर रही है, पुरुषों की साइड ले रही है। देखिए मैं यहाँ पर कोई बहुत बड़ी फेमिनिस्ट नहीं हूँ। जहाँ पर औरतें सही हैं मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ, जहाँ पर कुछ चीज़ों में लड़के सही हैं मैं उनके साथ सही रहती हूँ, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। तो मेरा न्यूट्रल है। मैं यहाँ पर कोई ऐसी नहीं हूँ कि लड़कियाँ चाहे कैसी भी हों पर वो लड़कियाँ हैं तो वो इनोसेंट हैं, ऐसा नहीं है। मैं प्रैक्टिकल होकर बात करती हूँ, जो मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही लगता है मैं उस पर बात कर रही हूँ। बाकी आगे जो है सो है। तो वीडियो ना करते हुए एज़ यूजुअल बहुत लंबा हो गया, तो अब मुझे इस वीडियो को बंद करना है और बहुत जल्दी आपसे दोबारा मिलना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने एक्सपीरियंसेस अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। एंड यस, अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो किसी और के साथ शेयर करना बनता है, ये अच्छा वीडियो है, तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, बाय।